कि यार एग्जाम में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना इसमें क्या है पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब है। लॉजिकली अगर आप ऐसे भी सोचो कि यार अच्छा ठीक है कि अगर मेरे को ये सब आता भी है, मैं किसी के पास लेके जाऊंगा कि भाई ठीक है कि सर मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, आप मुझसे पूछ लो कुछ भी, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कि तू चल एक चीज तक गया है, तेरे को ये सब आता है, अच्छी बात है, पर मैं तेरे को काम क्या दूं इसके बेस पे। जनरली इन जनरल मार्केट में स्किल का कोई ऐसा कुछ बहुत वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। इंडिया की कंडीशन ऐसी है, एटलीस्ट दिस इस कंट्री की, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मतलब कई लोग एमएस करने बाहर चल जाते हैं, ठीक है, बाहर अगर आप देखेंगे तो कईयों को जॉब सिक्योरिटी टाइप की फील होती है कि अगर आपका जॉब चला जाए तो गवर्नमेंट विल पे यू, ऐसे प्रोविजन हमारे यहाँ पे तो है नहीं, और वहाँ पे भी कंपटीशन ऐसा रहता है, लोगों को डर लगता है। स्टेबल भी होती है कहीं की जॉब एक टाइम के बाद, बट इसकी इतनी स्टेबल तो नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट की इतनी स्टेबल नहीं हो सकती है, ये बात भी सच है। तो इसीलिए शायद इसीलिए ना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज भी इंडिया में ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी में मूव करना इजी रीजन ये भी है क्योंकि वो नीचे ग्राउंड लेवल पे एक बार काम कर चुके रहते हैं, एटलीस्ट लोगों से मिले रहते हैं, और वो भी है कि यार उसको भी ये रहेगा ना कि हाँ यार मैंने एक आईएएस ऑफिसर को खड़ा किया है इलेक्शन में, उसने इतना बोला, जैसे मैं बता रहा था कि यार बोल दो कि यार मैं आईएएस ऑफिसर, उसके बाद कुछ भी जगह नहीं, उसके बाद कोई क्रेडिबिलिटी सब गई। क्रेडिबिलिटी लेकिन उनकी बहुत होती है। क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसीलिए है कि आप उसको बता दो, आपने उसका काम भी नहीं देखा होगा, आपने कुछ नहीं देखा होगा, बट आप उसकी सिर्फ इसलिए इज्जत करोगे कि यार वो आईएएस ऑफिसर है। मेरा जो फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके खुद के एक सीनियर रहे हैं, मतलब ही गॉट वेरी हाई रैंक लाइक 40 समथिंग इन यूपीएससी, बट जब उसने खुद उनसे पूछा कि भाई ठीक है कि सर आप मुझे गाइड कर दो, तो उन्होंने खुद ये बोला कहता कि यार देख जब मैंने एग्जाम दिया था ना तो एग्जाम कुछ और था, अभी कुछ और है, तो वो गाइडेंस भी चेंज होती रहती है। यूपीएससी की नाक भाई बहुत बड़ी है, उनके पास नाक है, सिर्फ उनके पास पैसे नहीं है, भले 4-5 लोग जितने बैठते हैं वहाँ पे, तो वही मैं ये बोलता हूँ अपने फ्रेंड से भी कि भाई उनकी नाक बहुत बड़ी है, उनको ये चीज़ हमेशा रहती है कि यार जब भी मार्केट में जब भी जिस दिन हमारा एग्जाम हो तो अगले दिन सबको ये होना चाहिए कि नहीं यार यूपीएससी कुछ चीज़ है, ऐसे नहीं है वो। टॉपर्स की आंसर शीट हेल्पफुल होती है वहाँ पे, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता है कि यार वो बंदा कितना लिख पाया था, और जो उसने लास्ट में लिखी हो ना, हो सके तो उसकी अप्रूव की हुई हो, क्योंकि उसे ही पता है कि उसने यार कहाँ पे सही वो आंसर लिखे हैं जिनको एग्जाम में रेप्लिकेट करके आया वहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का मन करता है कि भाई मेरा बहुत मन है देश की सेवा करने का, या मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये जॉब, तो बहुत सही गाइडेंस हो। ये थोड़ा मिसिंग था एक्चुअली, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लगा मुझे। जैसे मैं आगे चलता गया मुझे लगा कि गाइडेंस की तो कमी थी, मतलब होनी नहीं चाहिए थी मेरे केस में, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट समहाउ ऐसा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि सीसेट में बहुत सारे इंजीनियर भी फेल हो रहे हैं, जबकि पेपर उन्होंने इसलिए बनाया कि भाई इंजीनियर तो पास हो ही जाए, मतलब वो तो इसलिए बनाया ना कि इंजीनियर तो पास हो ही जाए, आर्ट्स वाला थोड़ा सा मेहनत करे तो उसका हो जाए। वैल्यू दो तरीके से है, एक तो मॉनेटरी वैल्यू कि भाई पैसा कितना मिल रहा है, दूसरा है कि सोशल स्टेटस कितना मिल रहा है। ये दो वैल्यूज हैं। अब ये जो सोशल स्टेटस वाली है ना, ये बड़ी चीज इरेटिक है थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं यूपीएससी में आया ना यहाँ पे, तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार सोशल स्टेटस ना लोग बहुत वैल्यू देते हैं, पर ये ना कि फर्स्ट पेपर में यूजुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना पेपर देने के बाद ना ऐसे कम ही लोग होते हैं जिन्हें कुछ आइडिया होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपने देख के यही मारे हैं कि यार अच्छा ये मैंने गेस किया था, वो मैंने गेस किया था, तो अब ना तो ये बोल सकते कि मेरा सही है और ना ये बोल सकते कि मेरा गलत है, तो आपने मार दिया। ठीक है ना, सेकंड पेपर में होता है गेम, और ये लोग ना ब्लाइंड स्पॉट पे बहुत खेलते हैं आपके। सेकंड पेपर इसके बीच में ना एक्चुअली इशू क्या है, 3 घंटे का गैप, जो कि बहुत ज्यादा है, और उस टाइम होती है एग्जाम के टाइम होती है हीट, बहुत ज्यादा हीट होती है। उस हीट में ना जो परफॉर्मेंस आप एसी के बैठ के टेस्ट सीरीज में दे रहे होते हैं ना, वो इसमें आ ही नहीं सकती। जिस दिन आप फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया ना, उस दिन सबसे ज्यादा मेंस का प्रिपरेशन करो। प्रीवियस क्वेश्चन लिखने नहीं है सारे, बट आप उनको एनालाइज करो। एक ट्रिनिटी बोलते हैं कि ऐसे ऑप्शनल और एथिक्स, हाँ, ये 3 चीज़ें ये मेंस में आपको रैंक दिलवा सकती है बहुत अच्छी, हाँ, बाकी दिलवा सकती हैं, सही तो और लो हैंगिंग फ्रूट्स भी है ये, तो इन पे कितना फोकस देना चाहिए स्टूडेंट को प्रिपरेशन के थ्रू? यही कोई मिडिल क्लास में भी है ना, एक ऐसा होता है ना कि आप यंगेस्ट सन या डॉटर हो, और ऊपर आपके भाई बहन है या फादर गवर्नमेंट जॉब में, एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, आप रिलैक्स रहते हो कि घर से पैसे आ रहे हैं। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है गौतम। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। हेलो सर। आज हम गौतम के साथ इनके एक यूपीएससी के जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। गौतम, कैसे आपकी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई? सर मैं मतलब हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मास्टर्स भी किया है उससे। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब भी की है, बीच में मैं कुछ और चीज़ें भी करी जॉब के साथ, मतलब अदर चीज़ें भी की थी, थोड़ा इधर उधर घूमा। फिर उसके बाद मैं इधर आया था यूपीएससी में। पर यूपीएससी का मेरा स्टार्टिंग नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का मन करता है कि भाई मेरा बहुत मन है देश की सेवा करने का, या मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये जॉब। मेरा ऐसा नहीं था। मेरा था कि हाँ ठीक है कि थोड़ा पेरेंट्स बोल रहे थे, पेरेंट्स का बहुत मन था कि भाई नहीं यूपीएससी दे, पर मेरा उतना था नहीं। मेरा धीरे धीरे बाद में मतलब कुछ ऐसा बन गया कि मैं आ गया यहाँ पे। अब ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल है, पर ठीक है, मतलब इतना वो कोई मोटिवेशन था आपका कुछ या ऐसी बस? नहीं, शुरू में तो नहीं था मोटिवेशन। मतलब कुछ फ्रेंड्स को देखा तैयारी करते हुए थोड़ा सा, और फिर ये था कि हाँ शायद मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि शायद से हर एक को जैसे लगता है ना कि ये शायद बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है गिवन योर बैकग्राउंड, है ना। जैसे अगर कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक बार ये सोचेगा ना कि यार मैं बिजनेस करके देखता हूँ या मैं ऐसा कुछ करता हूँ। बाकी जो नॉर्मली जो इंडिया में जो नॉर्मल मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पाथ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सीधा सा है कि भाई एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकाल के
उसके बाद किसी को भी पता नहीं है एक्चुअली, सच्चाई ये है। पर ये बात बाद में समझ में आई थी। पर ये है कि हाँ ठीक है कि जो उस टाइम पे जो दिखता है कि हाँ प्रोबेबली ये शायद डुएबल है, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ भी है। हाँ अरे कि सबको लगता है कि यार ये डुएबल है कुछ तरीके से, पहले भी लगता था, अभी तो खैर और चीज़ें भी हो गई, मूवी आ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। या घर में पहले कोई भी ऐसे था, था। मतलब कोई सिलेक्ट? नहीं, घर में कोई ऐसे सेलेक्टेड कोई नहीं है। हाँ तो थोड़े से मेरे एक दूर के थोड़े से रिलेटिव हैं, हाँ। ही इज़ ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, बट ही डिड ए मतलब गवर्नमेंट जॉब, और उनका थोड़ा था कि हाँ ही इज़ इन टैक्स डिपार्टमेंट अच्छा, ऐसे। हाँ। तो वहाँ से उनको रहता है कि अब एक घर वाला तो उनको तो वही चीज़ दिखती है ना कि सरकारी में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है, मतलब IAS। हाँ IAS। हाँ, तो वो सब एम वही करते हैं। अब आप चपरासी भी हो ना तो आपको पता रहेगा कि यार अच्छा सरकारी में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है, IAS, ये एग्जाम देके बनते हैं। तो नहीं, वो फिर- सबको वो वैसे ही है कि वो सबको होता है, जरूरी फिर- नहीं है कि आपके घर में मतलब बड़ा ऑफिसर ही हो। और जिसके घर में बड़ा ऑफिसर है उसके घर में ज़्यादा एम होता है हाँ। कि भाई उनको उल्टा प्रेशर होता है कि भाई तुम्हारे फादर बने, ये बने, तो तुम क्यों नहीं बन रहे। तुम क्यों नहीं कर रहे हो। फिर ओवरव्यू क्या रहा आपका, मतलब जर्नी कैसी रही यूपीएससी में जब एंट्री दी? मतलब मेरा थोड़ा सा इरेटिक ही रहा कि क्योंकि मैंने मतलब वैसे तो नहीं किया था एक कि भाई हाँ किसी कोई पास में कोई बहुत सही गाइडेंस हो, ये थोड़ा मिसिंग था एक्चुअली। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लगा मुझे जैसे जैसे मैं आगे चलता गया। मुझे लगा कि गाइडेंस की तो कमी थी, मतलब होनी नहीं चाहिए थी मेरे केस में, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट समहाउ ऐसा था। और दूसरा ये कि मतलब इरेटिक चीज़ें करी, क्योंकि मतलब ये था ना कि अगर सीधा यही मन होता शायद से कि नहीं यार मेरे को तो सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है, मे बी वो शायद मुझे राइट डायरेक्शन में ले जाता, बट मैं उसको कैसे कुछ ब्लेम नहीं करता हूँ। मतलब ठीक है कि इट जस्ट हैपेंड। ये इरेटिक चीज़ें क्या थी? इरेटिक चीज़ें मतलब कैसे कि इनिशियली जब मैं आया था तो फियर तो थोड़ा सा रहता ही था कि यार मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि यार अगर नहीं निकले तो क्या करेंगे, और वो कोई बताने के लिए था नहीं, कोई गाइडेंस था ना कि कोई बताने के लिए था नहीं कि भाई अगर नहीं हुआ हाँ तो क्या करेंगे। मेरे को ये चीज़ इतनी चीज़ मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही थी देख के कि यार एग्ज़ाम में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना इसमें क्या है पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब है। आप लॉजिकली अगर आप ऐसे भी सोचो कि यार अच्छा ठीक है कि अगर मेरे को ये सब आता भी है, मैं किसी के पास लेके जाऊँगा कि भाई ठीक है कि सर मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, आप मेरे से पूछ लो कुछ भी, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कि तू चल एक स्टेज तक गया है, तेरे को ये सब आता है, अच्छी बात है, पर मैं तेरे को काम क्या दूँ इसके बेस पे। जनरली इन जनरल मार्केट में इस स्किल का कोई ऐसा कुछ बहुत वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। उसमें भी फिर ये है कि भाई इतने सारे लोग हैं जो आ रहे हैं कि वो जाएं ना जाएं। लेकिन आपका तो इंजीनियरिंग हो गया था और ऊपर से लाइक एमटेक भी शायद हो गया। हाँ, नहीं, तो वो लेकिन था आपके कि- पास एक तो बैकअप तो था अच्छा ना कि हाँ नहीं, वो बैकअप मेरे पास है बट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, आप जितना जितना टाइम इस एग्ज़ाम में देते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो गैप क्रिएट होगा आपका, उससे ना कनेक्शन छूटेगा पुराने वाले से, ठीक है, आपका माइंड चेंज होगा। और जो आर्ट्स वाली चीज़ें हैं जैसे एथिक्स, मतलब एथिक्स इज़ वन पार्ट ऑफ इट, या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, जैसे वो थोड़ा सा आप उसमें पढ़ने लगते हैं ना, धीरे धीरे माइंड भी जो है ना आपका उसके हिसाब से ढलने लगता है जैसे जैसे आप टाइम देते जाएंगे। वो पूरा शायद कभी नहीं जाएगा, पूरा तो देखें कभी जाता नहीं है, बट जैसे जैसे आप टाइम देते जाएंगे ना आपको लगेगा कि यार वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए अब हार्ड हो गई है समहाउ। इसीलिए आप देखेंगे कि सीसेट में बहुत सारे इंजीनियर भी फेल हो रहे हैं जबकि पेपर उन्होंने इसलिए बनाया है कि भाई इंजीनियर तो पास हो ही जाए। हाँ। मतलब वो तो इसलिए बनाया ना कि भाई इंजीनियर तो पास हो ही जाए, आर्ट्स वाला थोड़ा सा मेहनत करे तो उसका हो जाए। आइडिया यही था। इंजीनियर तो छोड़ो, अब तो कैट वाले भी अब तो कैट वाले भी हाँ नहीं, मेरे खुद का फ्रेंड एक मतलब खराब रहा, उसका थोड़ा सा खराब चीज़ हो गई थी, मतलब ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन जीएस, ठीक है, तो और वो तो ये पिछले साल वाला सीसेट भी नहीं है उसका, उससे पिछले साल वाला है, 2022 वाला 22 वाला है। तो he got, I think he has 98 percentile something in quant in CAT. He already had, ठीक है ना, वो अपना CAT का अपना IIM उसको मिल रहा था एक, तो वो छोड़ के आया था इधर प्रेप करने, और उसका ये लास्ट अटेम्प्ट जो था उनका वो सीसेट की वजह से रुका। इट वॉज वेरी मतलब डेवस्टेटिंग फॉर हिम ऑल्सो, मतलब ही वॉज ओके क्योंकि थोड़ा सा है बैकग्राउंड जो भी है, बट इट इज़ नॉट, मतलब नोबडी वुड लाइक यार इसकी वजह से मेरा रुक गया। जीएस उसका सब अच्छा गया था एक्चुअली, बहुत लोगों जीएस का बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत लोगों का, और वो समझो कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है ऊपर से फिर
तो ये चीज़ वो भी होती है कि यार तुम तो इंजीनियर, तुम कैसे फेल हो गए। नहीं वही बहुत इंजीनियर्स पे वो आजकल हाँ वो है, उससे भी खराब ये स्टोरी है कि पिछले साल का सीसेट में मेरा एक फ्रेंड जो कि एनआईटी से बिलोंग करता है, वो उसका सीसेट की वजह से रुका है। उसने बोला कि यार मेरा सीसेट की वजह से रुका है। अब वो तो और भी वो किसी को बताए भी तो कैसे कि ये बता भी नहीं सकता है, मतलब कि यार सीसेट की वजह से रुक गए। सीसेट की वजह से मुझे लगता है इस बार शायद बहुत कम कट ऑफ भी, मतलब कम कट ऑफ, बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई है, इसीलिए गई है 75 के अराउंड। 75 के अराउंड। मतलब लोग मार्कशीट शेयर करते हैं तो आपको ऐसे बहुत आराम से मिल जाएंगे कि 120 नंबर भी हैं, बट सिर्फ सी सेट में नहीं निकल पाए तो रह गए। बट बैक टू योर जर्नी कि एमटेक के बाद जॉब भी किया, हाँ। तो एक वो सिक्योर पोजीशन थी, तो लाइक पेरेंट्स को आपने बोला नहीं कि ठीक है एक सिक्योर पोजीशन है मैं जॉब कर लेता हूँ, इसमें आने की मतलब ज़रूरत नहीं, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी इनसिक्योर चीज़ें की थी कि क्योंकि प्राइवेट में क्या रहता है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो कोई भी इंडस्ट्री हो, एक तो जैसे मतलब मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला इंडस्ट्री था, तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना इन जनरली ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं रहती है। हाँ। दूसरा ना वहाँ पे इंडिया की कंडीशन ऐसी है, एटलीस्ट इस कंट्री की, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मतलब कई लोग एमएस करने बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बाहर अगर आप देखेंगे तो कईयों को जॉब सिक्योरिटी टाइप की फील होती है कि अगर आपका जॉब चला जाए तो गवर्नमेंट विल पे यू, ऐसे प्रोविज़न हमारे यहाँ पे तो है नहीं। और वहाँ पे भी कंपटीशन ऐसा रहता है, लोगों को डर लगता है, ठीक है स्टेबल भी होती है कईयों की जॉब एक टाइम के बाद, बट इसके जितनी स्टेबल तो नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट की जितनी स्टेबल नहीं हो सकती है। करेक्ट। हाँ। ये बात भी सच है। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ भी इंडिया में ज़्यादा है। और अब उसको ठीक है कि आप एक स्टेज पे आप बोल सकते हो कि क्या यार क्या चपरासी के लिए भी मतलब तुम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो रहे हो, हाँ। पर वो चीज़ शायद उतनी गलत भी नहीं है, मे भी उतनी सही नहीं होगी कि हाँ ठीक है कि किसी का बहुत अच्छा पैकेज है और आप उसको कहो कि नहीं यार ये चपरासी तेरे से ऊपर है, ऐसा वो भी सही नहीं है। पर वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ना ये फील होती है। और आप पिछले टाइम में आप देख लो कि अभी कोविड हो के निकला है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को शायद नहीं निकाला गया होगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी सिर्फ इंडिया की बात नहीं, कहीं भी वर्ल्ड में भी कहीं नहीं निकाला गया होगा, जबकि दूसरे जॉब्स में बहुत अच्छे जॉब से भी लोगों को निकाला गया होगा। तो वो फील हो जाती है जब वो चीज़ पास में, ऐसे जब 2008 का जब क्राइसिस रहा होगा उस टाइम भी लोगों के दिमाग में ऐसी फील आई होगी। तो आप देखेंगे ना कि नंबर्स जो है ना, जो डेटा अगर आप देखेंगे थोड़ा, जो जैसे यूपीएससी रिलीज़ करता है, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह मैंने कभी देखा था, तो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से इस फील्ड में लोगों का नंबर बहुत बढ़ा है। लाइक वो लोकसभा में आई थिंक डेटा भी आया था ना, मोर देन 600 आई थिंक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थे। हाँ, लेकिन इस प्राइवेट में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है ना, एक आप अर्न भी बहुत ज़्यादा करते हो, वो हर फील्ड में नहीं होती है। हाँ। वो हर फील्ड की स्टोरी वैसी नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे ना कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम को देखेंगे और उसमें पर्टिकुलरली आप मैकेनिकल इंजीनियर को देखेंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत खतरनाक कंपटीशन है उसके अंदर भी, बहुत खतरनाक कंपटीशन है उसमें भी। ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस ये फील्ड है, ये आईटी वाला फील्ड है, इसमें सही में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखाई दी मुझे। हाँ। कि भाई ज़्यादा हैं अपॉर्चुनिटीज़, लोगों की डिमांड है और लोग मिल नहीं रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि कोई भी आपको कुछ भी पे करने को तैयार रहेगा कि भाई बस तू आके काम कर ले मेरे पास में। ऑन दी अदर हैंड जब लोगों का वो रहता है ना कि लोग ज़्यादा हैं और काम कम है, उतने लोग नहीं चाहिए। जैसे मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे ना, बहुत बार आप देखेंगे ना यार 40 मतलब 20 से 30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी आपको बहुत अच्छी सैलरीज पे बहुत बार आपको दिखाई नहीं देंगे और बहुत नॉलेज होगा उनको ऐसे, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है ना, एटलीस्ट उस ब्रांच में बुक्स से डायरेक्टली नहीं आता है, एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। वो आपको उसमें फील्ड में वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। जैसे मैं कभी इंजन डिज़ाइन पे काम करता था, तो आपको इंजन सामने दिखना पड़ेगा, आपको वो एग्जैक्टली ये चीज़ ऐसे क्यों डिज़ाइन है वो चीज़ उन्हें ही पता है, वो बुक्स में नहीं लिखी हुई है। तो वो आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेंगे और उसमें पाथवे सेट है, वो इतने टाइम से वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है ना, उससे पाथवे बन गया है, वो ऑप्टिमाइज हो गया पूरा कि यार ये बंदा अगर इसमें चला जाए तो ऐसे ही चलेगा बस। ओके। हाँ, वो स्टेबल है एक तरीके से, लेकिन उतना भी स्टेबल नहीं है, इतना ग्रोथ भी नहीं। इतना ग्रोथ भी नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आईएएस एक गवर्नमेंट जॉब में टॉप नॉच जॉब है, सिमिलर अगर कोई कॉन्ट्रास्ट देखें प्राइवेट सेक्टर में, जैसे यूपीएससी के थ्रू जितनी भी ग्रेड ए की जॉब मिलती है, उनकी क्या कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है? कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कौन सा फील्ड है जो वही वैल्यू प्रोवाइड करे, जो वही वैल्यू प्रोवाइड करे। वैल्यू दो तरीके से है, एक तो मॉनेटरी वैल्यू कि भाई पैसा कितना मिल रहा है, दूसरा है कि सोशल स्टेटस कितना मिल रहा है। ये दो वैल्यूज़ हैं।
अब ये जो सोशल स्टेटस वाली है ना, ये बड़ी मतलब चीज़ इरेटिक है थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं यूपीएससी में आया ना यहाँ पे, तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, सोशल स्टेटस ना लोग बहुत वैल्यू देते हैं। आप समझेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर आप ना किसी को ये बोल दो आईएएस छोड़ो, आप किसी को ना ऐसे ही बोल दो कि यार मैं ना यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था, मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि भाई तेरी कितनी सैलरी है, कब बना था, कैसे बना था, अच्छा बस आईआरएस ऑफिसर, बस शादी कर लो हमारी बेटी से। हाँ सीधा एग्जैक्टली, हमारी बेटी के ले जाओ, जो भी सब करेगा वो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, इनफैक्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके बिहेवियर में भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी कहीं ना कहीं, कि वो भी जैसे ही देखेंगे कि यार सेलेक्टेड है, वो पूछेंगे ही नहीं कि भाई तू कैसे से सेलेक्ट हुआ, क्या हुआ। वंस यू आर देयर, तो उसका इतना हाई सोशल स्टेटस है। तो एक तो वो चीज़ है, और पेरेंट्स जो हैं सब लोगों के, वो सब उन लोगों ने ज़िंदगी देखी रहती है, तो मॉनिटरी उनके सामने से निकल चुका रहता है, और उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। पर्टिकुलरली जितना जितना पीछे चलते जाएंगे ना पास्ट में, उन लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू करती है सोशल स्टेटस कि हमारी चलती है, हमारी इज्जत है सोसाइटी में। दूसरी है मॉनिटरी चीज़। अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है ना, आप देखेंगे कि यार कई लोग ना इसलिए भी इज्जत करते हैं सामने वाले कि यार बहुत पैसा कमाया है इसने, करेक्ट, हाँ, तो वो कनेक्ट कर लेता है कि यार अच्छा इसने इतनी मेहनत करी होगी, ये किया होगा, वो किया होगा। बेसिकली जब आप उसके लिए आपके लिए रिस्पेक्ट होती है ना, तब आप उसको सोशली हाई भी ट्रीट करते हैं। तो इवन अगर आप लोगों से बात करेंगे, कहेंगे कि यार बहुत पैसे कमाता है, हाँ ठीक है कमाता है, लेकिन यार आदमी तो बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसी बातें लोग करते दिखेंगे। ओल्ड में आपको ज़्यादा दिखेंगे। सरकारी एम्प्लॉय में अगर उन्हें दिख गया है कि हवलदार से भी डर लगता है कि यार पता नहीं क्या कर देगा इसका। लेकिन सोसाइटी में मतलब बात थोड़ी बोल रहा हूँ, दो ही पी होते हैं ना, लाइक पैसा और पावर। हाँ, एक लाइक ये सोशल स्टेटस ये यूजुअली पावर से कनेक्टेड है। ये आपके सोशल स्टेटस की या तो वो डरा के आप इज्जत करवा लो, या इज्जत से इज्जत करवा लो कि भाई उसको पता है। वो आपकी इज्जत तभी करेगा ना जब उसको पता होगा कि आपने क्या क्या झेला, और वो उसको समझेगा, ये दो वैल्यू देगा। कॉन्ट्रास्ट में आती है कि पॉलिटिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियन की ऐसा वैल्यू ऐसा है कि ये करप्ट है, हाँ, ब्यूरोक्रेट इक्वली करप्ट है, लेकिन फिर भी उनको फिर भी क्योंकि शायद से इस चीज को ना शुरू से एक चीज को बहुत वो रहा है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है ना, बस पढ़ा लिखा है। उसके बाद क्योंकि आप अपनी स्टडीज में भी देखेंगे ना, आपकी स्टडीज में आपने कहीं एथिक्स पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन में, चाहे आप मुझे कोई आर्ट्स वाला बंदा दिखा दो, चाहे आप मुझे कोई इंजीनियरिंग वाला बंदा दिखाओ, चाहे आप एक मेडिकल में होता है थोड़ा सा, जैसे मेडिकल एथिक्स पढ़ाई जाती है। बाकी किसी में आर्ट्स का जबकि वो पार्ट है, उसमें भी हर चीज़ में हर ग्रेजुएट को एथिक्स नहीं पढ़ाया होता, यहीं आगे पढ़ता है वो कि एथिक्स भी एक पार्ट है। तो शायद उसलिए भी कि शायद कि ना जब एथिक्स एक पार्ट नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ ठीक है कि यार कैसे रिस्पेक्ट देनी है, क्या चीज़ देखनी है उसके अंदर। शायद इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में इजीली उनका मूव हो जाता है कि हाँ, लोग एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी में मूव करने का ईजी रीज़न ये भी है क्योंकि वो नीचे ग्राउंड लेवल पे एक बार काम कर चुके रहते हैं, एटलीस्ट लोगों से मिले रहते हैं, और वो भी है कि यार उसको भी ये रहेगा ना कि हाँ यार मैंने एक आईएएस ऑफिसर को खड़ा किया है इलेक्शन में, उसने इतना बोला, जैसे मैं बता रहा था कि आप ये बोल दो कि यार मैं आईएएस ऑफिसर हूं, उसके बाद वो कुछ पूछेगा ही नहीं, उसके बाद कोई क्रेडिबिलिटी सब गई। हाँ, क्रेडिबिलिटी लेकिन उनकी बहुत होती है। हाँ, क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसीलिए ही है कि आप उसको बता दो, आपने उसका काम भी नहीं देखा होगा, आपने कुछ नहीं देखा होगा, बट आप उसकी सिर्फ इसलिए इज्जत करोगे कि यार वो आईएएस ऑफिसर है। तो ये एक तो आप हरियाणा से थे, मतलब बैक टू आपके जर्नी पे, तो हरियाणा मतलब दिल्ली के बहुत पास है, तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ? गाइडेंस वगैरह आप बोल रहे थे कि मुझे नहीं मिली। हाँ नहीं, मतलब वो मेरा पर्सनल व्यू है कि मतलब मुझे उतना नहीं मिला। ऐसे दिल्ली के पास रहने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है। हाँ, होता है आपके दिल्ली के पास रहने का नहीं, आपके विसिनिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो कि एग्जाम निकालने वाले हैं, पीयर ग्रुप। हाँ, पीयर ग्रुप आपका कैसा है, दैट इज़ व्हाट गाइड्स यू। और आपकी विसिनिटी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली मतलब 2 साल 3 साल इस टाइम में, 1.5 साल में, इस टाइम में किन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, क्योंकि वो जितना पास रहेगा ना एग्ज़ाम के, उसको आइडिया होगा थोड़ा सा। ऐसे तो मतलब मेरा जो फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, तो उसके खुद के एक सीनियर रहे हैं, मतलब ही गॉट वेरी हाई रैंक लाइक 40 समथिंग इन यूपीएससी। बट जब उसने खुद उनसे पूछा कि भाई ठीक है कि सर आप मुझे गाइड कर दो, तो उन्होंने खुद ये बोला, कहता कि यार देख, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो एग्ज़ाम कुछ और था, अभी कुछ और है। अच्छा, हाँ, तो वो गाइडेंस भी चेंज होती रहती है। करेक्ट। हाँ, मेरी मतलब
मेरे आसपास में कोई ऐसा बंदा नहीं था, तो गाइडेंस मतलब आपको तब मिलेगी कि जरूरी नहीं है, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेट्स के बेटे ही हो, आपको वही कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आप पीयर ग्रुप होगा तो ही आपको पता चलेगा कि अच्छा मेहनत करनी कितनी है, कितनी जान लगा रहा है, उसी में ही आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं हूँ भी कि नहीं इसमें नहीं तो आप छोड़ दोगे ना, आपको समझ में आ गया बीच में देख के कि नहीं आप में कोचिंग कितना रोल प्ले करती है, कोचिंग और मेंटरशिप के आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं प्रोग्राम्स। या उसको एक लगा कि मतलब फिर आपने स्टार्टिंग कैसे की कि आपने तो एमटेक जॉब छोड़ हाँ दी? नहीं, मेरा यूपीएससी का जो था वो ऐसा रहा था कि मैंने शुरू में मतलब बहुत सारे एग्जाम दे दिए, ठीक है ना, वो थोड़ा सा कि फियर तो आ गया था मेरे अंदर कि यार कौन से दिए थे मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं हर तीसरे महीने भी एग्जाम दे रहा था ऐसा हो रहा था कि हाँ ठीक है भर दे के आ जाते हैं, ठीक है ना, बट वो चीज़ एक्चुअली मुझे लगा नहीं था उस टाइम वो नेगेटिव में जाएगी। था कि मेरे पास जॉब था, मैंने थोड़े पैसे कमाए, पहले 1-2 ईयर तो एक हाँ नहीं, मेंटली पीस मतलब उस सेंस में नहीं था, कि उस सेंस में तो सारा ठीक है कि मेरे को इकोनॉमिकली इशू नहीं थे, पर इस सेंस में था कि यार टाइम निकल रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ दिमाग में पहले रख ली ना कि भाई जितना टाइम निकलेगा उतना ही यहाँ पे मतलब मॉनेटरी लॉस गैप होता जाएगा, गैप। हाँ, और उसमें क्या हुआ ना कि उलझे थोड़ा सा कि भाई ठीक है कि यार ये भी भर दे वो भी भर दे, जबकि डिमांड क्या होती है शुरू में कि आप 1 साल ना थोड़ा शांति से, जब आप आए हैं तो 1 साल 2 साल आप शांति से भी दें, इरेटिक बिहेवियर ना रखें आप वहाँ पे, शांति से कि अगर कोई आपको यही बोल देना कि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, तेरे को लग रहा है कि तू इतनी देर में कर लेगा, कि रटना है खाली तूने पढ़ लिया और तू वहाँ जाके दे देगा, ऐसे नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा तब वो चीज़ तेरे दिमाग में बैठेगी। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट आपको ना 6 से 7 महीने से लगभग 1 साल, इसीलिए कोचिंग से 1 साल की है वो भी ऑप्शनल हटा के कि आप प्रीवियस ईयर जब तक आप एनालाइज करोगे, सही से देखोगे, लास्ट पुराने कुछ टाइम तक आप जाओगे, इट विल टेक एटलीस्ट अराउंड 1 ईयर टाइम। मोस्ट ज़्यादातर लोगों के लिए 1 साल का टाइम तो लग ही जाएगा आपको कि सब कुछ समझने में। उतने में अगर आप किसी और चीज़ से परेशान नहीं रहोगे ना कि आप कभी ये दे रहे हो कभी थोड़ा वो पढ़ने लगे, और आप उसको सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो ही आपका चांस है मतलब सिर्फ चांस है, आपका होगा नहीं, होने की गारंटी नहीं है कि हो जाएगा। बस ये इतना हो जाएगा कि हाँ ठीक है कि आपका ना बेस्ट एफर्ट जाएगा वहाँ पे, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ठीक है मेरा बेस्ट एफर्ट नहीं गया, क्योंकि जब आपका बेस्ट एफर्ट चला जाता है ना और उसमें भी आपका नहीं, तो भी आप एक ईजी हो जाता है आपके लिए डिसाइड करना कि यार मैंने तो बेस्ट दिया था, इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा और कर लूँगा, इससे ज़्यादा कितना ही कर लूँगा, बट इतने में तो लग नहीं रहा है कि होने वाला है, तो भी आप एक डिसाइड कर पाते हो, तो भी आप एक डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब आपको ये लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, या मैंने तो एफर्ट नहीं दिया, तो मैं इधर सिर मार रहा था उधर सिर मार रहा था और मैंने सही डायरेक्शन में सिर नहीं मारा, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको मारना है कि नहीं मारना, वहाँ पे आपके पास चॉइस आ जाएगी और वहाँ पे आप उलझोगे कि यार ये करें या ना करें, और आपके पास मौका होगा मोस्ट लाइकली आप फिर से आपसे ट्राई करोगे उसको कि भाई ठीक। वही तो ये डायरेक्शन लेस होती है जो पढ़ाई, हाँ, उसे राइट डायरेक्शन में गाइड करने के लिए आपने क्या तरीके अपनाए और क्या तरीके स्टूडेंट्स अपना सकते हैं? और इसमें कोचिंग वगैरह आपने लगाई थी या आपने हाँ नहीं, मैंने कोचिंग ली थी, पर वही कि कुछ टाइम बाद धीरे धीरे समझ में आया कि कोचिंग उतना काम नहीं कर रही है जिस हिसाब से एग्ज़ाम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एग्ज़ाम का शायद तब तक पैटर्न चेंज होना भी स्टार्ट हो गया था और कोचिंग थोड़ा सा साइड पे हो गए थे वहाँ से। अटेम्प्ट आपने कब स्टार्ट किए थे देने? मैं 17, तभी मैं आई थिंक CSAT वगैरह बहुत स्टार्ट हुआ था, टफ होना स्टार्ट, वहाँ से चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। 16 में आई थिंक विजन के मैगजीन से बहुत सारा आया था, 16 का हाईएस्ट कट, वो जैसे ये वो फैल गया ना, सडनली उनको पता चल गया कि यार अभी कुछ इज्जत नहीं है मार्केट में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा इनको नीचे बहुत कट ऑफ हाईएस्ट गया था, 116 या कुछ तो गया था, आई थिंक 115 कुछ तो, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ नीचे। यूपीएससी की नाक भाई बहुत बड़ी है, उनको हमने उनके पास नाक है सिर्फ, उनके पास पैसे नहीं है भले 4-5 लोग जितने बैठते हैं वहाँ पे, तो वही मैं ये बोलता हूँ अपने फ्रेंड से भी कि भाई उनकी नाक बहुत बड़ी है, उनको ये चीज़ हमेशा रहती है कि यार जब भी मार्केट में जब भी जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हो तो अगले दिन सबको ये होना चाहिए कि नहीं यार यूपीएससी कुछ चीज़ है, ऐसे नहीं है वो। तो वो मचाते तो हैं वो, और वो मचाएंगे आगे भी वो। तो बैक टू आपने लाइक कोचिंग ली थी आप बोल रहे थे? हाँ, तो मैंने कोचिंग ली थी, वाजीराम से ही लिया था। हाँ, पर जैसे से आगे बढ़ा तो समझ में आया कि पीटी ना जो प्रीलिम्स है वो अलग ही कुछ चिड़िया है, और जो मेंस है वो अलग चिड़िया है। और ये आपको ना देने के बाद जल्दी ज़्यादा समझ में आता है। तो पहले दिया तो लगा कि यार ठीक है कि यार दिया, फिर मेरे को ये लगा कि यार नहीं यार मैंने सब इधर उधर किया है, तो शायद इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं ठीक से हुई, इसलिए नहीं हुआ है।
ठीक है ना. बट जैसे फिर थोड़ा टाइम उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लगा कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हटाओ, इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसको पहले पकड़ते हैं, तो समझ में आया कि धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार वो जो पढ़ा रहे हैं ना वहाँ से वो पूछ ही नहीं रहे वो जहाँ से पूछ रहे हैं जब तक आप वहाँ से, क्योंकि सीधा से उसके अंदर सीधे से ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है. हर एक क्वेश्चन में ना 2 या 3 या 4 एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ही होंगे. फंडामेंटल लेवल पे वो वही है. वो यही पूछेगा कि आपसे ये पेयर सही है, कितने पेयर सही हैं, मतलब कितने स्टेटमेंट उनमें से ट्रू हैं और 1 और 2 ट्रू हैं, उसमें वो ट्रू फॉल्स ही आपसे पूछ रहा है. तो अगर आपको पता है उसका सही श्योर शॉट तरीका तो यही है ना कि अगर आपको पता है वो श्योर शॉट तो ही आप उसको सही या गलत मार सकते हो. उसके अलावा चाहे आपने इंटेलिजेंट गेस ही मारा तो है तो वो गेस ही ना. हाँ. चाहे आपने इंटेलिजेंट गेस मारा, प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि हाँ यार इतना सही हो सकता है, इतना गलत हो सकता है. आपने बस एक इंटेलिजेंट गेस मार दिया वहाँ पे. अब वो सही निकले उस दिन या नहीं निकले वो तो टाइम ही बताता है. वो तो और वो भी अगले साल बताता है टाइम, मतलब अगला साल. तो ये जो चीज़ें थी कि ये मैंने नहीं पढ़ना, ये कैसे आई? किसी ने बताया या खुद ही आपको पता? नहीं, ये खुद ही धीरे धीरे पता चली. और मतलब मैं कुछ फ्रेंड से मिला धीरे धीरे, क्योंकि वो मेंस तक तो नहीं जा रहे थे, बट वो पीटी क्रॉस कर रहे थे. तो धीरे धीरे फिर उनसे समझा कि यार ये पढ़ो तो क्वेश्चन बनते हैं. क्या पढ़ो वाले कैसे? मतलब जैसे मतलब इकोनॉमी का था ना, इकोनॉमी का तो मुझे लगा कि जब मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े ना पहली बार, तब मुझे वो हुआ कि हाँ ठीक है, कि क्योंकि उसमें क्या था ना, उसमें थोड़ा सा वाइड चीज़ें कवर की गई थी और ज़्यादा डेप्थ नहीं थी. और उससे पहले मैं कुछ पढ़ भी चुका था तो इतना वो नहीं था कि यार बिल्कुल ही कुछ समझ ना आए मेरे को, ऐसा था नहीं. तो इकोनॉमी वाला तो मेरा वहीं से हुआ. फिर जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फिर उस इन्वायरमेंट में मैंने शंकर को दिया. बट इन्वायरमेंट का पेपर आप जानते हैं कि यार सब ऊपर नीचे ही आता है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ आप उखाड़ नहीं सकते. बट वो भी एक रियलाइज़ करने वाली चीज़ होती है कि आप कि भाई इसमें ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो बाकी दूसरा भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा. आप इसको इतना ही दो कि इतने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो. इसमें कोई दूसरे ने भी कोई कुछ कर नहीं पाया है इसके अंदर, तो उसको ठीक है. फिर बाकी सब सब्जेक्ट में भी ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें हुई थी, बट ये इन दोनों का ऐसा रहा था. साइंस टेक तो ये है कि ठीक है, साइंस टेक में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं रही. बैकग्राउंड वैसे, हाँ बैकग्राउंड है वैसे थोड़ा सा, तो बट साइंस टेक में इतनी प्रॉब्लम नहीं रही. और वो तो कई बार मतलब ऐसा भी रहा है कि मतलब बिल्कुल पढ़ा नहीं है फिर भी क्वेश्चन बना लिए हैं. पर उसमें भी वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई नहीं है, वो कुकर होकर पूछेंगे तो भाई कहाँ से कौन बताएगा. किचन में घुसना पड़ेगा. नहीं भाई, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होती है, उनका भी नहीं हो रहा है उनके भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करना है. तो इसमें आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ये ली थी, प्रीलिम्स की वगैरह? प्रीलिम्स के लिए नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी. शुरू में ली थी पहले, तब तो मिली भी गई थी, बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल गई थी. लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि जब निकले ना तब उस साल टेस्ट नहीं दिए थे. अच्छा. उस साल टेस्ट नहीं दिए थे एक्चुअली. पीवाईक्यू एक्चुअली ज़्यादा काम किए थे. और पीवाईक्यू भी अनफॉर्चुनेटली मैंने तो सभी सब्जेक्ट्स के लगाए नहीं, बट आई वो सजेस्ट किया आप यार सभी सब्जेक्ट्स के लगाओ, उनको एनालाइज करो, उनको बार बार. एक बार एनालाइज करके आपको समझ में भी नहीं आएगा. हम लोग बोलते भी हैं पॉडकास्ट में कि टेस्ट सीरीज जैसे इस डायरेक्शन में अगर टेस्ट बना रही तो यूपीएससी इस डायरेक्शन में चल रहा है. ऐसा भी नहीं है. वो पता कैसा है, वो ऐसा है कि इस कोचिंग ने ऐसा बनाया, इस कोचिंग ने ऐसा बनाया, सबने सब कवर कर दिया. सबको लग रहा है अभी तो स्फीयर है ना, सबको लगता है कि हमने सब कवर कर दिया, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा. वो समहाउ बीच में से एक डायरेक्शन निकालते हैं कि यार ये तो हमें पता है कि ये तुमने किसी ने नहीं किया है. उनको 100 तो क्वेश्चन निकालने होते हैं. 100 तो क्वेश्चन निकालने होते हैं. हाँ, ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ना, कि अब पता नहीं, मतलब मैं यार अब देखो यार, हम तो कोई एग्जाम डिसाइड करने वाले हैं नहीं ना, बट होता क्या है ना कि यार क्वेश्चन 100 हैं, उसमें ये चीज़ हमेशा उनके पास मौका रहता है यूपीएससी के पास कि भाई 100 ही क्वेश्चन है, उसमें से हमेशा वो किसी एक सब्जेक्ट का ना वेटेज सडनली बढ़ा देंगे. तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे लक्का गेम हो जाता है सबका. जिसने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है तो उसको तो ये लगेगा एकदम से करे यार इतने क्वेश्चन आ गए, वहीं पे वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, ठीक है कि इतने मैंने अटेम्प्ट कर दिए, बाकी सब थोड़े पूछे गए, ठीक है. और जिसने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और बाकी सब में किसी दूसरे में उसने अच्छे से तैयारी करी है, उसको एकदम हालत खराब हो जाएगी पेपर में कि यार आधे क्वेश्चन तो यही हैं और मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैं कितना ही अटेम्प्ट कर लूँगा, फिर बाकी सब में उसकी हालत खराब हो जाएगी. तो ये थोड़ा सा लक वाला चांस हो जाता है वहाँ पे. 100 क्वेश्चन की वजह से ऐसा है. अगर क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा हो ना, अगर सभी को मैं एक डेफिनेट वेटेज दे दूँ, तो फिर ये चीज़ शायद नहीं होगी. लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में फिर ये होगा कि यार वो भी शायद इतनी मेहनत नहीं करना चाहते
200-300 क्वेश्चन बना दे और फिर शायद तुक्के भी कम मारे या 100 में ही 10 सबके वेटेज। हाँ, इसलिए तुक्के भी इसीलिए लगते हैं ना। हाँ। क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, हो जाएंगे क्वेश्चन, तो हो ही जाएंगे 2 घंटे में 100, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो और आप नहीं मारेंगे, दूसरा मारेगा तुक्का, और किसी का सही भी होगा, और इतना ही है कि जितने लोगों का सही होगा उसमें से तो निकलेंगे वहाँ पे। और एक लक का फैक्टर होता है ना, उस दिन क्या हो रहा है, लाइक उस दिन आपके माइंड कैसे चल रहा है। प्रीलिम्स में मतलब फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर हाँ, में, सेकंड पेपर वो में एक्सपीरियंस के साथ आप लाइक कभी फियर एंजाइटी क्या? फियर एंजाइटी तो नहीं, मतलब उतना तो नहीं रहा कि फर्स्ट पेपर ये है ना कि फर्स्ट पेपर में यूजुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना पेपर देने के बाद ना ऐसे कम ही लोग होते हैं जिन्हें कुछ आइडिया होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपने देख के यही मारे हैं कि यार अच्छा ये मैंने गेस किया था, वो मैंने गेस किया था, तो अब ना तो ये बोल सकते कि मेरा सही है और ना ये बोल सकते कि मेरा गलत है। हाँ। तो वो आपने मार दिया, ठीक है ना। सेकंड पेपर में होता है गेम, और ये लोग ना ब्लाइंड स्पॉट पे बहुत खेलते हैं आपके, ये अक्सर आपके ब्लाइंड स्पॉट पे ही खेलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब जो कि आप सोच नहीं रहे हो कि यार ये भी कर सकते हैं, जैसे 1 पेयर 2 पेयर आ गया, कुछ कर दिया एकदम से, सडनली एग्रीकल्चर के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए सडनली एकदम से। अब किसी के पहले ही 3 क्वेश्चन वो आ गए, उसकी हालत वहीं खराब हो जाती है कि यार क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन होंगे ना, वो सोचेगा कि यार 3 क्वेश्चन तो यही आ गए और मुझे 90 मारने हैं, 90 में से मतलब 3 तो मुझे यही छोड़ने हैं, बाकी बचे मैं खाली 7 छोड़ सकता हूँ बाकी में से। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और हाँ, जब जैसे सेकंड पेपर स्टार्ट होता है ना, सेकंड पेपर और इसके बीच में ना एक्चुअली इशू क्या है कि 3 घंटे का गैप है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम होती है, एग्जाम के टाइम होती है हीट, बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो उस हीट में ना जो परफॉर्मेंस आप एसी के बैठ के आप टेस्ट सीरीज में दे रहे होते हैं ना, वो इसमें आ ही नहीं सकती। हमेशा क्या होगा कि आप जैसे ही आप उस हीट के बाद आप जब आप जाएंगे ना, एक तो पहले ही कई बार आपको सही में पता भी होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही तुक्के मारे हैं, तो आपका दिमाग पहले ही घूम रहा है यहाँ पे कि यार पता नहीं उसमें कुछ हो या नहीं होगा। और सडनली इतने हीट में आप, इतने टेंशन में आप बाहर गए, आपको कहीं जगह सेंटर ऐसे होते हैं वहाँ से चाय की दुकान नहीं मिलती है, तो आप वहाँ गए, आप हीट में रहे, उसके बाद आप इस पेपर को आ रहे हो, तो उसमें जो इजी क्वेश्चन भी है ना, वो भी कई बार आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो ये मैंने फील की है वहाँ पे कि आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपको दिख रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इजी अब मैं कर लूँगा, लेकिन आपसे होगा ही नहीं वो। जब वो नहीं होगा तो फिर ऐसे ही होता है कि मतलब मेरे फ्रेंड भी ऐसे ही फंसे थे कि भाई चलते चले गए उसमें। तो फिर इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब साउथ के, वो दिल्ली में कुछ लोग सेंटर डालते, तो ये लाइक चाहिए कि साउथ में ज़रा कम गर्मी होती है इस टाइम पे, तो सेंटर वगैरह चेंज करना चाहिए। यार देखिए, मतलब सेंटर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मे भी कुछ लोगों के लिए काम भी करे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक बार अगर कोई चीज़ बंदा ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि यार हीट है, तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, वो मेंटली प्रिपेयर भी होके जाएगा फिर वो यहाँ से। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, आपने सेंटर भर दिया साउथ में, कहीं एक फ्रेंड को ऐसे भी दिक्कत रहती है कि उसने सेंटर भरा, घर पे भर दिया उसने, कहता कि नहीं यार मैं घर जाके दूंगा, अब वो ना लास्ट के 9 दिन से परेशान है कि यार मैं किस दिन घर जाऊँ, किस दिन मैं घर जाऊँ, घर पे प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ऑलरेडी पेस बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जब आप जिस जगह पे आप रह रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि यार ठीक है एग्जाम में जिस दिन, उस दिन की उसके एक रात तक मैं थोड़ा पढ़ता भी रहूँ, रिलैक्स करता रहूँ, सब सही से रहे, और सुबह उठ के मैं सीधा एग्जाम सेंटर पे जाऊँ, ना कि मैं कुछ और करूँ, मैं कहीं लंबी जर्नी करूँ 2-3 दिन की, ऐसा है। तो ये कोई नहीं करना चाहता। अगर आपने साउथ में पेपर भर दिया, पता चला आपका 2 दिन वहाँ जर्नी में और आपके दिमाग में टेंशन बिल्डअप होगी कि यार 2 दिन से मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। ये तो हो गया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद लाइक मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कि उसके साथ ही या लाइक उसके बाद लाइक अलग वाला? जो आपका फर्स्ट ईयर है ना, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। जो आपका फर्स्ट ईयर है, जिस दिन आप फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया ना, उस दिन आप सबसे ज़्यादा मेंस का प्रिपरेशन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने नहीं है सारे, बट आप उनको एनालाइज करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इतना तो सोच ही सकते हो बैठ के कि यार इसका आंसर शायद कुछ ऐसा होगा, ये है। और अब तो कोचिंग मतलब आंसर्स भी लोग निकाल देते हैं। एक मेंस का PYQ का एनालिसिस मैंने ये देखा है, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड हो ना, वो एक क्वेश्चन कुछ जनरल ना बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। हाँ, लैंग्वेज अच्छा होने से क्या होता है ना, क्योंकि पेपर आर्ट्स का है, क्योंकि पेपर आर्ट्स का है, तो आप ना खुद भी ये चीज़ फील करेंगे ना, आप कभी ना किसी दूसरे का आंसर चेक करके देखना एक बार, तो आप ना ये चीज़ फील करेंगे कि अगर ना वो आंसर में ना सिर्फ आपको अच्छी हैंड राइटिंग दिख रही है, अच्छी हैंड राइटिंग आपको दिख रही है कि अच्छा स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से होता है कि यार ठीक है यार इतना तो किया हुआ है, तो थोड़ा तो नंबर दे दे। और यही UPSC एग्जामिनर भी करता होगा इतना तो। और वो किस स्टेज पे करेगा, हो सकता है पहली कॉपी में ना करे, दूसरी कॉपी में ना करे, बट क्या हो ना, एक टाइम के बाद वो इतना थक जाएगा ना, उसके बाद फिर
उसको अगर जोर, वही जैसे सी साइड में होता है कि आपको जोर मारना पड़ रहा है और अगर उसे जोर मारना पड़ रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है वहाँ पे कि भाई तुम कैसी कॉपी चेक कर रहे हो, हाँ। वो भी इंसान ही है। तो अगर वो जोर मारेगा वहाँ पे आपकी कॉपी चेक करने में, तो ऑब्वियसली वो ही विल टेंड टू कि यार ठीक है कि इसको कुछ करके यार कम नंबर दे के निकाल दो इसको, इसका ठीक होगा, इसका गड़बड़ होगा। हाँ, तो तो इसमें चीज़ें वो मतलब करेगा। आप ज़रा इनोवेटिव डायग्राम्स वगैरह वो वाली चीज़ें। हाँ, डायग्राम वगैरह से डेफिनेटली हेल्प होगा, क्योंकि उसको उसने बस देखा, हो सकता है उसने सिर्फ डायग्राम देखा, उसको इतने में ये लग जाएगा यार ये इसको तो आता ही है, मैं इसको ज़्यादा पढ़ के मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ, मैं कोई इतना एफर्ट मारूँ, ये तो सब नंबर तो देख के ठीक assumption ठाक है। नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। भाई ये सब अजम्पशंस अपन लोग लगाते हैं, लेकिन कोई शॉर्ट वे कि हाँ ये चेक लिस्ट है एक आंसर में। नहीं, शॉर्ट वे कोई नहीं है, वही। कुछ बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत गंदी हैंड राइटिंग वाले लोग भी टॉप 100 में रैंक लेके आए हैं। ऐसा कोई शॉर्ट वे नहीं है। वही इसी बट चीज़ ये चीज़ डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ टेंड करती है एग्जाम में, ऐसा कि हल्का हुल्का इधर करने को, वो कुछ तो वो देखेगा। अगर उसको ऐसा दिख गया बीच में कि यार सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी है, कंटेंट में जीरो ही है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो भी वो ही विल टेंड के यार ठीक है कि यार मैं इसको इतने भी नंबर नहीं दे सकता कि ये सेलेक्ट ही हो जाए, हाँ, क्योंकि उसको जस्टिस तो करना है वहाँ पे। इसी चीज़ में टॉपर्स की जो आंसर शीट्स रहती हैं हाँ, वो कितनी काम आती है मेंस की तैयारी के टाइम। टॉपर्स की आंसर शीट हेल्पफुल होती हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि यार वो बंदा कितना लिख पाया था, और जो उसने लास्ट में लिखी हो ना, हो सके तो उसकी अप्रूव की हुई हो, क्योंकि उसे ही पता है कि उसने यार कहाँ पे सही वो आंसर लिखे हैं जिनको वो एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करके आया वहाँ पे। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि उसने पहला ही टेस्ट लिया हो, दिखा हो, और पहला ही टेस्ट आप देख रहे हो, पहला टेस्ट और जो उसने सबसे लास्ट में जो टेस्ट लिखा हो उसमें बहुत बड़ा गैप होगा, और हो सकता है कि जो उसने एग्ज़ाम में लिखा हो ना वो इन सबसे ही अलग हो। तो वो अगर खुद बताए ना, तो अच्छा यही रहेगा कि अगर वो बंदा खुद बताए कि यार ये कॉपी देखो, ये कॉपी मैंने मेरे हिसाब से वही लिखी है जो कि मैं शायद एग्ज़ाम में लिख के आया था, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपने कभी रेफर किए थे लाइक टॉपर्स के नोट्स वगैरह? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक श्रुति शर्मा देशमुख करके एक हाँ, अभी सृष्टि इनका था, जैन हाँ, देशमुख। उनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि यार इनके बहुत अच्छे हैं, और शायद उनके आंसर वाकई में थोड़े अच्छे थे। मैंने मतलब थोड़ा ग्लांस किया था, तो उनके आंसर में मतलब लग रहा था देख के कि वाकई में इनके आंसर कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं बाकी सबसे। तो उनका मैंने देखा था, एक दो का और देखा था मैंने पहले, बट उनमें वैसे लगा था कि भाई अच्छी हैंड राइटिंग भी है, सब है, और थोड़ा सा वैसा है कि भाई, पर मैं ये गेस नहीं कर पा रहा था कि अच्छा ठीक है कि यार ये चीज़ अच्छी है इसके आंसर में, ये एग्जैक्टली ये चीज़ अच्छी है, इस वजह से दे गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, ये हो गया मेंस का। ये ऑप्शनल का चूज मतलब आपने कैसे किया कि आप ऑप्शनल आपने हाँ, डिसाइड? मतलब मेरा डिसीजन लेने का तरीका थोड़ा वैसा ही ऑप्शनल कौन सा था वैसे पहले? मतलब मेरा तो एंथ्रो था, हाँ, तो मुझे ये लगा था कि ठीक है कि मैं साइंस थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा सा साइंटिफिक हो, ठीक है। और दूसरा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो सिलेबस और उसका वो देखेंगे तो लगेगा कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं होगा हाँ, कभी। तो फिर उस वजह से मेरे को लगा था कि शायद ये ऑप्शन मेरे लिए ठीक है, पर वो मेरे लिए उतना काम नहीं किया, पर लेकिन ठीक तब है। तो आई थिंक अभी बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी और एंथ्रो ही हाँ, अभी तो मतलब, सोशियोलॉजी एंथ्रो मतलब ये ऑप्शनल अच्छे हैं। हाँ, मैं उतना मतलब एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, 300+ मार्क्स भी लोग लेके आए एंथ्रो में। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल ख़राब नहीं है, वो ऑप्शनल अच्छा है वो एक्चुअली। पर आपको उसके अंदर आपको क्या करना है कि ऑप्शनल जब आप चूज़ करते हैं ना, थोड़ा आपका ना इंटरेस्ट, आपको सही में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने साथ में। इंटरेस्ट या जो मार्क्स देता है वो चाहिए। इंटरेस्ट और मार्क्स दोनों ही आपको देखने होते हैं। इंटरेस्ट इन द सेंस, पहले मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं ना कि आपका इंटरेस्ट है उस ऑप्शनल में, इसका मतलब क्या है कि ये नहीं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हाँ, कि यार मैं पढ़ लूँगा, इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं है आपका। इंटरेस्ट मतलब है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आपने जब वो क्वेश्चन पढ़े, तो आपको क्या आप उसमें से 70-80% आंसर कर पा रहे हो? 60% 70%, या 60% 70% तो मैं लिख दूंगा, बाकी 30 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, तब आपका इंटरेस्ट है मतलब उस ऑप्शन में। आप उनके जब क्वेश्चन देखेंगे, आपने पढ़ा, जब ने क्वेश्चन देखा, अगर आप लिख ही नहीं पा रहे उसको वहाँ बैठ के, आपका इंटरेस्ट नहीं है भाई, आपको सिर्फ मेंटली बस ऐसा लग रहा था। ऑन दी अदर हैंड वो ऑप्शनल, क्योंकि आप ऑप्शनल जब चूज़ करें ना, तो ऐसा चूज़ करें इसको आप डेली पढ़ सकें, हाँ, ऐसा ना चूज़ करें कि यार एग्ज़ाम आ रहा है कि मेंस में मेरा होगा तब मैं उसको पढ़ना शुरू करूँगा, ये उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने शायद मार्क्स देख के आपने ले लिया है, बट आप क्योंकि मार्क्स देख के भी जब आप लेंगे ना, तो कोई एक ऑप्शनल ऐसा नहीं होगा खाली कि यार इसी को ही ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। हमेशा एक एरे ऑफ ऑप्शनल रहेगा वहाँ पे, 2-3 रहेंगे कि यार ये भी ऑप्शनल ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी ठीक आता है। कुछ खराब हो सकते हैं कि यार इनमें तो बिल्कुल नहीं दे रहे मार्क्स, लोगों ने उन खराब ऑप्शनल से भी निकाले हुए हैं, मतलब टॉप 100 में रैंक निकाले हैं। हाँ,
तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ऑप्शनल से एकदम चांस नहीं है, बट हाँ हमेशा आपके पास एक एरे ऑफ ऑप्शनल रहेंगे, उसमें से आप वो चूज़ करो कि इसको आप डेली पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये है ना कि नहीं यार टीचर मुझे पढ़ाएगा तो ही मैं पढ़ूंगा, या मेरा प्री निकलेगा तभी मैं उसको पढ़ूंगा, मतलब ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक है कि यार उठा, ठीक है थोड़ा मन कर रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो ये चैप्टर पढ़ लिया, 2 आंसर लिख दिया, तब आप ये कर पाएंगे एग्जाम में कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है यार 30 तो मैं अभी लिख दूंगा बैठ के, 30 मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है 30 नंबर का तो मैं लिख ही दूंगा, 20 वाला मेरे को नहीं पता है, इसलिए मैं ये अगर मैं मेहनत कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा इसमें, तो मैं इसको लिख दूंगा, तब मतलब आप उसको वहाँ पे कर पाएंगे। अगर आपको ये हो रहा है कि यार मैंने पढ़ा और मेरा पेन नहीं चल रहा है वहाँ पे, तो फिर दिक्कत है, एक्चुअली दिक्कत है। एक ट्रिनिटी बोलते हैं कि ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स, हाँ ये 3 चीज़ें ये मेंस में आपको रैंक दिलवा सकती है, बहुत अच्छी है, हाँ जिससे आप बाकी IAS दिलवा हो। सकती हैं, सही में तो दिलवा सकती और लो हैंगिंग फ्रूट्स भी है ये, तो इन पे कितना फोकस देना चाहिए स्टूडेंट को प्रिपरेशन के थ्रू? हैं। हाँ वो एक्चुअली ये भी एक चीज़ है कि आया कैसे है, क्योंकि ये भी बहुत टाइम बाद आई है लोगों के समझ में कि हाँ यार ये 3 जो है ना, ये 3 जो है लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ऑप्शनल इसीलिए गेम चेंजर होता है क्योंकि लोगों के ना मार्क्स में गैप उसमें ज़्यादा ऑप्शनल में क्रिएट होता है। आप देखेंगे ना लोगों से पूछेंगे तो उनको वो खुद आपसे ये बोलेंगे कि यार ऑप्शनल की वजह से मतलब मेरा रुका है, या ऑप्शनल की वजह से हुआ है मेरा, ऐसे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। जीएस की वजह से मेरा हुआ है, ऐसे कम लोग मिलेंगे आपको। और ऑप्शनल भी ना गैप भी बहुत बड़ा क्रिएट होता है, क्योंकि वही बोलना कि इसका इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है ना वो डेली पढ़ेगा, उस पर डेली मेहनत कर सकता है, उस पर थकान नहीं फील करेगा उसको पढ़ के कि यार मेरा जोर लग रहा है इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा। जो डेली पढ़ेगा उसको उसके आंसर उसके तैयार रहेंगे, पेपर में वो एग्जामिनर जो भी पूछेगा उस दिन वो उसको उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वो आंसर कर पाएगा, वहाँ पढ़ेगा, चूज़ कर पाएगा इजीली कि यार ये मुझे छोड़ने हैं, ये मुझे रखने, क्योंकि ऑप्शनल में वो रहता है ना कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं और सारे आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते उसमें। एथिक्स और ऐसे में भी यही चीज़ है, क्योंकि एथिक्स भी इज काइंड ऑफ योर ऑप्शनल, वो स्टैटिक्स पार्ट है एक तरीके का। आपको समझ में आता है तो ही आप उसको कर पाएंगे, और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंप्रूव करेंगे उसके अंदर हमेशा। इसमें सब एथिक्स और ऐसे में भी, हाँ ऑप्शनल में, एथिक्स में और ऐसे में, यही 3 चीज़ें हैं जिसमें आप हर साल पढ़ के नेक्स्ट ईयर पढ़ के आप ये सोच सकते हो कि हाँ मेरा इस साल शायद इंप्रूव होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना वो ऐसा आपके गायब नहीं होगा। जीएस में क्या कि आपने पिछले साल पढ़ा है, वो करंट अफेयर में अगली बार कुछ चेंज हो गया और तो इन वो आपके गायब होता रहता है। तीनों पेपर में अगेन राइटिंग स्किल्स बहुत है, लाइक एथिक्स में और Writing ऐसे skills में कि आपने अच्छा लिखा है तो बहुत सारे लाइक हाँ skills अच्छा हैं। लिखा है, मतलब अच्छा लिखा है का मतलब क्या है कि मतलब वही कि थोड़ा हैंड राइटिंग से थोड़ा फर्क पड़ता है, पर क्या कंटेंट वो presentation- देखेगा। हाँ पर वो नहीं देखेगा कंटेंट तो content। सबके लाइक आ ही जाएगा, लेकिन जिसके पास है कि यहाँ है वो इसमें आ रहा है। हाँ लैंग्वेज मतलब वो हाँ, लैंग्वेज language का में- हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मुझे लगा कि लैंग्वेज में जो है ना मतलब उसमें कि आपको बहुत ही हैवी वर्डिंग वाली लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए वहाँ पे। हैवी वर्डिंग लैंग्वेज ना रखें, ज़्यादा जार्गन ना रखें, इजी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज रखें, क्योंकि पता नहीं है ना सामने वाला किस बैकग्राउंड का है। तो और मुझे भी नहीं लगता कि यार मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा वैसी चीज़ भी हो जाएगी कि एकदम किसी इंग्लिश के स्कॉलर को बिठाया होगा वहाँ पे कि तुम वर्ड बाय वर्ड चेक करो। हाँ। उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो कोई जनरल बंदा ही चेक करेगा और उसको समझ में आनी चाहिए आपकी बात, मतलब इधर उधर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, इसीलिए वो स्ट्रक्चर बनता है तो थोड़ा सा उनको ईजी रहे पढ़ने में, और आपकी जो भी आप सोच रहे हैं जितना आपने सोचा वो सब चीज़ उसको एक एक चीज़ समझ में आए। तो ये तो लाइक आपके मेंस के जर्नी में हो गया। हम जब यूपीएससी स्टार्ट करते ना अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं लाइक उस साइकिल में, हाँ तो वो लाइक उससे लाइक एग्जिट प्लान नहीं होता हमारे पास बहुत बार। हाँ वो नहीं होता है। हाँ तो उससे कैसे टैकल करना है कि हाँ भाई अब मेरा हो गया, अब थोड़ा रुकते हैं और वो भी कुछ अलग। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया है। हाँ तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कि फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया है। हाँ तो ये प्लान बी भी जो है ना कि ठीक है कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, जो कि हाँ। आप देखेंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं जब से पेपर का थोड़ा पैटर्न इधर उधर हो रहा है। पहले इतना नहीं बोलते थे, अब थोड़ा सही, वो बात सही भी है कि प्लान बी होना चाहिए आपके पास। लेकिन दूसरा आर्गुमेंट ये भी आता है कि प्लान बी होगा तो तुम अपने प्लान ए पे फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब पहले ही तुमने नहीं, थोड़ा वो- गिव अप टाइप किया है। दो अलग अलग तरीके के लोग हैं। हाँ। दोनों तरीके के लोग निकले भी हैं हाँ और दोनों मतलब मैं दोनों तरीके के लोगों से मिला हूँ और दोनों में से मैंने सक्सेसेस देखी हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट थोड़े पर्सनल चीज़ भी है कि नहीं मेरे को प्लान भी नहीं चाहिए। बट अगर आप देखो कि यार कोई बंदा है कि मुझसे बोल रहा है कि मेरे को प्लान भी नहीं सोचना, मेरे को पीछे देखा कि भाई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है, भाई तेरे को सही में प्लान भी नहीं चाहिए, तेरे लिए तो रेडी है ना, तू दे तू अपना भाई इतने अटेम्प्ट देने उतने दे आराम से। यही कोई मिडिल क्लास में भी है ना एक ऐसा होता है ना कि आप
यंगेस्ट सन या डॉटर हो हाँ। और ऊपर आपके भाई बहन है या फादर गवर्नमेंट जॉब में, एक कुशन मिल जाता है आपको, आप रिलैक्स रहते हो कि घर से पैसे आ रहे हैं। घर से पैसे वो कुशन नहीं हुआ ना, वो फिर वैसा हो गया कि नहीं, लेकिन फिर आपके अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट चढ़ते हाँ, रहते हैं। वो वहाँ इसीलिए मैं बोला कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको आप कुशन मान रहे हैं ना, वो तो सिर्फ कुशन है, वो प्लान भी नहीं है ना वो प्लान भी नहीं हो सकता ना, वो तो कुशन है खाली कि आपको ठीक है कि आपको इकोनॉमिक ऐसे यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, बट देयर विल बी सम डे के। और फेलियर और सक्सेस तो किसी को पता नहीं है ना, हो सकता है कि आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाओ, और लोग हुए हैं हाँ, कि अपने लास्ट तक देते चले गए, मेहनत भी करी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ फाइनली। तो आप कहाँ करोगे? उस टाइम आपको सोचना होता है कि भैया ठीक है कि आप जब भी आप एग्जिट करो तो आप ठीक ठाक कि हाँ कहीं तो आप निकल जाओ यहाँ से। ठीक ठाक मतलब गवर्नमेंट जॉब में या कहीं अलग? कहीं कहीं पे भी लोग हर तरफ निकले हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब में निकले हैं, लोग एनजीओ में निकले हैं, कहीं उन्होंने बिजनेस भी किया है, और अभी तो शायद कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने TVF या ये सब में भी लोग काम किए हैं जाके। क्योंकि आई थिंक एक TV सीरीज कोई तो था अमेजोन पे, कोई आ रहा था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब आई प्रिपेयर्ड फॉर UPSC, तो वो उन्होंने बहुत सही दिमाग चलाया था कि भाई मैंने UPSC प्रेप कर रहा था, तो अपने आप को भी आपको देखते रहना होता है ना कि नहीं मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ कि मतलब ऐसे ही मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि पहले मैंने सोचा कि मेरे को UPSC करना है, तो मैं बैठ के ना सारा दिन डॉक्यूमेंट्री देखता रहता था, तो PT दिया नहीं हुआ, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि यार मैं तो खाली डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ बैठ के, पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं रहा तो मेरा इंटरेस्ट तो मतलब उधर है ही नहीं, मेरे को तो ये काम करना चाहिए, और वो उधर है अमेजोन में नाउ ही सेलिंग TV सीरीज। तो फिर ठीक है, इसमें ये जो आई डोंट रिमेंबर द नेम, हाँ, नहीं, लेकिन इसमें ये मूवीज भी आती है ना, लाइक वो 12th फेल या 12th फेल, हाँ, या किसी का लास्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ये क्या रोल करते हैं, कितना प्ले, हाँ ये कितने रोल प्ले करते हैं? ये एक्सेप्शनल स्टोरीज को आई थिंक उठाया जाता है। ये नॉर्म हो सकते हैं क्या? ये नॉर्म नहीं हो सकते ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना तो उस माइंडसेट के हो सकते हैं और ना ही हर कोई इतना मतलब ले सकता है अपने ऊपर, क्योंकि आप दोनों तरफ से देख लीजिए ना कि जब ठीक है 12th फेल वाले जो भी मतलब ऐसा, मैंने वो मूवी नहीं देखी ऑनेस्टली, बट जो भी वो बंदा है उनकी कंडीशन कैसी रही थी, उनका माइंडसेट कैसा रहा। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि यार ठीक है कि पॉवर्टी इज बेनिफिशियल हो जाती है कि भाई क्योंकि कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए, तो वो बंदा चलता चला गया। वो भी बात सही है कि कई लोगों के लिए काम करते हुए, लेकिन हर एक के लिए वो भी काम नहीं करेगी। पर बाकी ये है कि हाँ ठीक है कि जिनके पास थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमी है तो वो दे सकते हैं, तो उनका निकल भी जाए। बट वो नॉर्म नहीं है, बट वो डेफिनेटली नॉर्म नहीं है। नॉर्म वही है कि ज़्यादातर लोग उसी एक रेंज में लाई करेंगे कि दे कैन स्पेंड मैक्सिमम मे बी 2-3 ईयर्स या सम फिक्स टाइम, उतने फिक्स टाइम में उनको या तो एग्ज़ाम निकालना है या यहाँ से निकल जाना है, और ज़्यादातर लोग उसी रेंज में आते हैं। तो ये जैसे लाइक मूवीज़ मतलब क्या, लाइक कैसे हम इसे इंस्पिरेशन मतलब लाइक टाइम बीइंग के लिए हो सकता है कि हाँ, वो टाइम बीइंग के लिए हो सकता है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ ठीक है कि यार वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरी हालत उससे तो अच्छी है। तो वो आप सोच सकते हैं, जो कि सच भी है कि क्योंकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं ना, ये बात सच है कि एग्ज़ाम में ना कुछ बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि कोई भी बंदा कैसे भी निकल जाता है। आप खुद देख लो कि यार जो सब लोग निकले हैं उसमें सब कोई ऐसा नहीं है ना कि तोप रहे थे पढ़ने के लिए हमेशा, या वो सब कुछ टॉपर्स ही थे हमेशा से। वो सब लोग आए निकले सही टाइम से। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका शायद यही है कि सक्सेस ही यही है। लेकिन आजकल ये जो मूवीज और सोशल मीडिया में ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना IAS वगैरह को, हाँ, तो एक नई स्ट्रीम आ गई है बच्चों की, ये यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं है। 6th में एक बच्चा मुझे इंक्वायरी किया, बोलता है 6th में हूँ मैं कैसे तैयारी करूँ। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तो मैं पर्सनली उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि 6th में आके कोई बंदा तैयारी करे। ठीक है, कॉलेज में जब आप हो तब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन, बट उसमें भी आपको ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ कि नहीं यार मेरा कॉलेज के तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है और मैं तो UPSC ही दूंगा। ये आपको तब भी नहीं करना है, तब भी आपको अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करना है। आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट इन द सेंस कि आप ठीक है आपने NCERTs पढ़ ली, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपने थोड़ी पढ़ ली, रीड कर ली। ये नहीं कि आप उसके अंदर आप घुस जाओ, वो चीज़ कभी आपको फ़ायदा नहीं करेगी लाइफ में, और ज़्यादातर लोग उससे नहीं निकलेंगे अगर आप, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, आपका नंबर होगा वहाँ पे तो अब तो ही आप निकलोगे। उसमें नुकसान उल्टा ये हो जाएगा कि जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ थी ना आप छोड़ चुके होंगे वहाँ पे जिस दिन आप ये एग्ज़ाम देना स्टार्ट करोगे, और पहले टर्म में तो ख़त्म भी नहीं होगा, हो सकता है कि आप आगे चले जाओ। इसकी मतलब कॉस्ट बहुत ही हाई, कॉस्ट बहुत हाई, लाइक आपके प्राइम ईयर जो है 20 to 30 वाले वो आप इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, और आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया ना। आप खुद सोचो ना यार, आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया कि यार क्या पता कुछ और भी चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है। तो ये तो और बहुत ही ख़राब हो जाएगी ना। मतलब
20 भी नहीं है, मतलब आप तो उससे पहले से 20 से पहले ही आपने उनको वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने एंट्री भी नहीं की और आपने वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उनको। और बहुत बार मैंने यहाँ पे ORN में आप जो भी UPSC के लोग हैं उनसे मिला हूँ कि 25-26 में अगर उनको लग रहा है कि यार मैं ये एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन वो UPSC और पेरेंटल प्रेशर छोड़ने नहीं देता बहुत बार, या हाँ, सोसाइटी का, हाँ। कि उनको लगता है हाँ ठीक है मैं गिव अप कर देता हूँ या क्विट कर देता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि उनको लगता है यार ऑलरेडी मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो एक लूप बन जाता है, ठीक लूप बन जाता है है। आगे का भी दे देता हूँ, शायद कुछ हो जाए, और उनका जो इंटरेस्ट है ना वो मर जाता है, वो मर जाता है। तो ये सब चीज़ें ना वही डिप्रेशन एंजाइटी में लीड डिप्रेशन एंजाइटी में ले करती हैं। ये तो मैंने भी मतलब फॉर्चुनेटली सब लोग फेस किया, लोग फेस करते हैं। मतलब फॉर्चुनेटली 20-25 वाले वो एक हाई एनर्जी रहती है ना, हाँ, कि हाई एनर्जी रहती है उसमें कि भाई ठीक है, नहीं भाई फोड़ देंगे, हाँ, तोड़ देंगे, लेकिन वैसे रियलिटी नहीं है ना। हाँ, तो मतलब ये भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आप अदर चीज़ें आप करते रहें, कि यही ना कि आप किसी भी चीज़ में आप इतना ना घुस जाएं कि वो ही आपकी ज़िंदगी बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं काम नहीं करता, लव में भी काम नहीं करते। लेकिन ये लूप कितना खतरनाक है, है, लूप तो बहुत डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लूप है वो। अगर आप क्योंकि आप समझो आप खुद से ड्रिवन नहीं हो ना, ये एक तो पहले आप खुद से तो ड्रिवन नहीं हो, आपके अंदर से नहीं आया ना ये तो आपके बाहर से आपने कुछ सुना, उसकी वजह से आपके अंदर पैदा हुआ। आप अकेले थे, आप अकेले थोड़ा ना पैदा हुआ, आपने कुछ देखा, आपने कुछ अपनी सोच से थोड़ा ना किया, ये तो दूसरे ने आपको कुछ बताया कि नहीं, आपने ये सोच के कर लिया कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये ऐसे ही, तो ये तो वैसे भी गलत है। या वो सोशल स्टेटस देख के, वही जो आपका पेरेंट्स का था या सबके पेरेंट्स का होता है कि वो जो सोशल स्टेटस हम पाना चाहते हैं, हाँ, बट वहाँ पे आप अपने रिस्क कैलकुलेट करें। हाँ, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में भी देखेंगे ना कि नहीं यार वहाँ पे लोग रिस्क लेते हैं, कहते नहीं हम रिस्क लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, वो खाली वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इवन आप जब क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, वहाँ पर रिस्क नहीं लेते हो। तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है कि आपके पास इतना टाइम और है, मे बी आप अगर आपको देने हैं तो आपको कैसे देने हैं। और अभी तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप जॉब करते करते भी आप दे सकते हो, और लोग निकले हैं जॉब करते करते थे, वो लाइक मोर सेफ साइड रहता है, मोर सेफ साइड रहता है, घर वाले भी। हाँ, ये बात आप जान लो कि अगर आप जॉब कर रहे होगे ना, आप खुद सोचो अगर आप कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो इंटरव्यू में बैठा है, उसके आंसर उतने अच्छे नहीं है, भले मतलब थोड़ा एवरेज आंसर दिए, दूसरा बंदा जो जॉब नहीं कर रहा है उसके आंसर अच्छे हैं, तो भी इंटरव्यूअर हो सकता है ये सोचे कि यार ये बंदा जॉब कर रहा है, और जॉब करते करते मेरे पास आ गया यहाँ तक, या उसका एक्सपीरियंस वगैरह, हाँ उसका एक्सपीरियंस, वो सिर्फ इतना ही सोचेगा ना कि यार ये बंदा जॉब कर रहा है, ये बंदा दिन के 8 घंटे की जॉब करके आगे उसके बाद ये मेरे पास आ गया स्टिल, बहुत तो बार उसको प्रेफर करेगा डेफिनेटली। बहुत इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना था और बोले थे कि वो क्वेश्चन पूछे कि पिछले 5 साल अगर आपका 6th अटेम्प्ट है या आपने क्या किया पिछले 5 साल? पिछले 5 साल हाँ, तो वही है ना, ये वो क्वेश्चन पूछेंगे ये, और ये लाजमी है ना ये क्वेश्चन पूछना, तो कि भाई तुमने कुछ भी और कुछ तो और एक्सप्लोर किया होगा ना, तो वही पूछेंगे भाई हाइकिंग करता कुछ तो करता था ना कुछ तो करता था ना, तो ये खोजेंगे ना कि भाई तू सही में तो इसमें इंटरेस्टेड भी था या मतलब तू बस ऐसे बस तू लस लगा हुआ है बस खाली, क्योंकि पहुंचते सब तरीके से लोग हैं, तो ऐसे लोग भी जाएंगे वहाँ पे। यूपीएससी में अगर हम रेशो देखें तो 99% लोग फेल ही होने वाले होते हैं, क्योंकि 1% लाइक बहुत ही कम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फेलियर है उसको सेलिब्रेट करना या एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लाइक वो आप लाइक वही एंजाइटी डिप्रेशन में ले जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन में चलते जाएंगे। तो ये फेलियर एक्सेप्ट, या आपने कुछ गलती की है क्या, ऐसे थोड़ी लगना चाहिए ना। आप एक एग्जाम में आए, आपने वो एग्जाम दे दी, नहीं हुई, लाइक यू मूव ऑन। ये कितना ज़रूरी है ये एक्सेप्ट करना? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि गलतियाँ इतनी तरीके से हो सकती है ना इस एग्जाम में, तो आपसे कोई ना कोई तो हो ही जाएगी, कोई ना कोई आपसे गलती हो ही जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, इवन अगर आप शुरू से सही गाइडेंस से भी चलेंगे ना, तो भी कुछ ना कोई गलती तो आपसे होने वाली है। ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं जिनसे कोई गलती हुई ही नहीं कभी, बहुत ही कम लोगों, एक आध शायद कैंडिडेट में भी ऐसा होता होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जब तक समझ में आए तब तक एज भी अटेम्प्ट भी निकल गए होते हैं, लास्ट अटेम्प्ट होता है डू और डाई वाला आता है, अब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कहीं बाद में पता चलता है कहीं को यार तो मुझे लग रहा था कि समझ में आया, लेकिन समझ में आया नहीं था। तो ये फेलियर एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है? फेलियर एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी खुद ये सोचे ना कि यार सब ज़्यादातर लोग तो फेल ही हो रहे हैं, तो आप भी बस उनमें से एक हैं, तो आप कुछ अलग चीज़ करें, आगे देखें, क्योंकि लाइफ तो जीनी है ना। अब आप यहाँ पे रुक के तो नहीं खड़े हो सकते हैं। और आपके साथ वही फिर पेरेंट्स वाली बात, अगर पेरेंट्स का इतना सुन रहे थे तो फिर थोड़ा तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा ना कि और भी लोग हैं, वो भी लोग आपको देख रहे हैं कि भाई जब आप ये सोच रहे थे कि भाई नहीं मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा,
तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि भाई उन लोगों का क्या होगा कि अगर मैं यहीं पे बैठा रहूँगा, ऐसे इसको लेके बैठ जाऊँगा मैं ये कि फेलियर एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद मूव ऑन करने के लिए दूसरे ऑप्शंस क्या रहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मतलब ये फेलियर एक्सेप्ट करने से मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है कि आप फेल हो गए, हम इसको ऐसे नहीं देखते। वही एक्सेप्ट करो ना करो, मूव ऑन तो करना है। हाँ, मूव ऑन करना है, तो वही मूव ऑन करना है, वही ना हमारे प्लान बी वाली बात से ही रिलेटेड है ये चीज़, कि आपने कब उस चीज़ को ये चीज़ दिमाग में डाल ली कि हाँ यार फेल तो हो ही सकते हैं, कोई बात नहीं मैं इतना दूंगा, क्योंकि उस दिन जब हो ना तो आपके पास मूव ऑन करने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए ना, तभी आप मूव ऑन करेंगे। तो वहीं आप जो मुझे यही लगता है कि पहले 2 में भी 3 साल इसके बाद आप ना कुछ तो पकड़ लें। और कुछ ऐसा नहीं कि मतलब साइड वाला नहीं कि भाई हाँ कॉपी वॉपी चेक कर रहे हैं या सब कुछ सॉलिड डायरेक्शन में मूव करें आप, साथ साथ कुछ स्किल डेवलप करें। स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ स्किल डेवलप करें, कुछ ऐसा करें कि जो कि लाइफ में आपका करियर बन सके। मैंने वही वो आप जैसे ही आप साइड से करना स्टार्ट कर देंगे ना, और जब आप उस स्टेज पे होंगे कि यार ठीक है कि यार अटेम्प्ट खत्म हो गए और मतलब मूव ऑन करना है, तो आपको दिखेगा, सीधा ही दिखेगा कि यार मूव ऑन करना है, मतलब कहाँ जाना है। नहीं, आपके पास तो 2-3 डिग्री है, उसका कुछ मायने नहीं होता। स्किल अगर नहीं होगे तो वो डिग्री नहीं हो तो डिग्री किसी काम की नहीं है। सही में सही है। स्किल नहीं है, डिग्री किसी काम की नहीं है। तो स्किल्स तो आपको चाहिए, और वो आपसे पूछेगा, जो भी आपको हायर करेगा वो आपसे यही पूछेगा कि तू मुझे क्या दे सकता है। वही स्किल है। आप बेच सकते हो तो पूछेगा कि यार तू बेच लेगा, ये बेच देगा, ठीक है ये बेच दे मेरे लिए, मैं वैसे दे दूंगा तुझे। कुछ तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं अभी, पैटर्न चेंज हो चुका है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया यूपीएससी, उन नए एस्पिरेंट्स को आपका क्या सलाह रहेगा कि कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे अप्रोच करें यूपीएससी? कैसे अप्रोच करें? तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अपने अटेम्प्ट से नहीं, आप कोचिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये मन बनाया है कि मुझे कोचिंग करनी है, तो उससे पहले ना आप कुछ चीज़ें पढ़ लें, कुछ चीज़ें आप ख़त्म कर लें। जैसे NCERTs जो हैं 11th-12th की, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आप स्टार्ट करके आप उन्हें पहले एटलीस्ट रीड करके तो आप आ ही सकते हैं। ढंग से आप एक थरो रीडिंग देके तो आ ही सकते हैं, भले आप नोट्स वोट्स ना बनाएं, तो आपको ना कुछ आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यार ऐसा ऐसा है, ये है। दूसरा, एटलीस्ट पिछले 2 या 3 साल के, ज़्यादा पीछे ना गए, 2-3 साल तक के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि यार लॉजिकल गेसिंग से ऐसे हो जा रहे हैं, अच्छा ये मेरे कुछ समझ में आ रहा है। तो आपके दिमाग में अपने आप आइडिया बनने लगेगा कि अच्छा यार ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने थोड़ा NCERT को ग्लांस किया होगा, तो आपको रहेगा कि अच्छा यार इसमें से कुछ एक आध तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे, यार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था ऐसा। तो आप सोच पाएंगे कि अच्छा यार ठीक है कि मैंने इतना पढ़ा, इसमें से ये क्वेश्चन फंसा, तो मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद फिर आप वहाँ से फिर आप आगे मूव करेंगे। तो फिर आपने अपना कोचिंग स्टार्ट किया, तो उस साल आप सिर्फ इसी एग्ज़ाम को पढ़ें, उस साल आप कुछ और ना करें, सिर्फ यही एग्ज़ाम दें। हाँ, मतलब दूसरी एग्ज़ाम स्टेट कुछ ना दें, सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करें। ऑप्शनल आप अपना अच्छे से तैयार करें, कि वही कि आपको स्टेज पे चले जाना है कि भाई ठीक है कि आई एम रेडी विद 70-80%, 20% के लिए मुझे बस मेहनत करनी है। फर्स्ट ईयर पूरा बेस बिल्डिंग पे लगाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लें। वो आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपके लिए उतना ईजी होगा आगे जाके चीज़ों को टैकल करना और एग्ज़ाम को ऐड करना। पहले साल आप ज़्यादा कुछ ना करें, पहले आप साल आप पढ़ाई करें, सीधा दें। मेंस को ज़्यादा, मेंस भी पढ़ें और प्रीलिम्स भी पढ़ें, और ऑप्शनल मेंस में कहूँगी ऑप्शनल एथिक्स, और हो सके तो ऐसी ये 3 चीज़ें आप डेफिनेटली तैयार कर लें। इनको आप तैयार कर लें, जैसे आपने एक बार तैयार कर लिया ना, आप इनको रिपीटेडली पढ़ पाएंगे। मान लो अगर आपको प्रीलिम्स नहीं भी निकला, जो कि होता है लोगों के साथ, क्या पहली बार प्रीलिम्स दिया नहीं निकला, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप फुल फोकस जब आप प्रीलिम्स पे चले जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। ये आपका, क्योंकि ये आपका एक बेस तैयार है, और ये वही रहेगा अगले साल भी, ये चेंज नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए जो आपने पढ़ा होगा वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। प्रीलिम्स तो जरूरी नहीं है कि आपका इस साल जिन लोगों का निकले अगले साल उन लोगों का निकल भी जाए, इसमें चेंज हो जाता है। इसमें वो CSAT का भी आ रहा है ना, लाइक कितना फोकस करना पड़ेगा CSAT को? अभी तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। स्टिल ये मैं ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, अगर आपका इंजीनियरिंग या MBA वाला ऐसा बैकग्राउंड है कि आपने को भी पढ़ी है ये चीज़ें, तो आप उनको फोकस थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपको स्टिल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग फेल हो रहे हैं इसमें। आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर आप लगा के जाएंगे, आप देखेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो मैं कर ही लूँ, इतने क्वेश्चन मैं कर लूँगा, इतने से ऊपर मैं मार्क्स ले ही आऊँगा कुछ भी करके। और अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स वाला है, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम देके ना आप उसको तैयार कर लें थोड़ा सा। वो भी, क्योंकि वो भी चीज़ ऐसी है कि आपने एक बार कर लिया ना तैयार,
तो आपको रिपीटिशन ही देने हैं, वो लगातार वो आपके हर अटेम्प्ट में आपको काम आती चली जाएगी। और जो CSAT उसमें है- अटेम्प्ट खराब ना करे, लगातार हाँ। अटेम्प्ट ना खराब करते रहे उसमें, वो और वो बहुत खराब लगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा कि यार इसकी वजह से मैंने, बस इस चीज़ की वजह से मैंने अटेम्प्ट खराब किए। क्योंकि हो सकता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर हो, GS सब आपका अच्छा प्रिपेयर हो, आपका ऑप्शनल सब अच्छा प्रिपेयर हो, लेकिन इसकी वजह से रुक जाएगा आपको, तो आपको बहुत खराब लगेगा। होने के बाद भी हो सकता है खराब लगे कि यार हाँ। हो गया, लेकिन मैंने इसके चक्कर में अपने अटेम्प्ट खराब करता रहा मैं। वो है। तो मतलब CSAT पे फोकस, मेंस की तैयारी, एथिक्स, ऐसे और हाँ। ऑप्शनल की तैयारी, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये तो अच्छी होनी ही चाहिए आपकी, ये आपकी पहले साल में ही ये आपकी अच्छे से हो जाए तो अच्छा है। बाद में थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हम्म, और ये भी हो जाता है ना कि अगर आपको प्लेन्स में नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा फोकस होंगे उधर, आपको डर लगने लगेगा कि यार, और डर लगना तो लाजमी भी है ना, क्योंकि आप एक बार पहले नहीं निकल पाए। हाँ। तो ये जो गौतम ने जो आज हमें स्टेप्स बताए, इससे आप एक क्लोजेस्ट आप UPSC का पाथ फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम निकल सकती है। अगर आपको भी हमारे पॉडकास्ट पे आना है तो नीचे हमने एक फॉर्म भी दिया है, गूगल फॉर्म, वो आप फिल करिए और आप हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं, हम्म। हम उसका ट्राई करेंगे रिप्लाई दें। गौतम, गौतम, हमें join आज आने करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, थैंक यू। sir. थैंक यू।